हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल परमा आईएएस द वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन की। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 80। इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप वहां पे पहले उन सीरीज को भी देख लीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को भी विजिट कर लीजिए। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ए। आपके पास यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का कोई भी सेट हो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, बस आपको क्वेश्चन सर्च करने होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहां पे आपको पता होगा, मैं कहती जाती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको अंडरलाइन करने की हैबिट डालनी है, इससे आपके कोई भी कीवर्ड मिस नहीं होंगे। ठीक है, अगेन 3 स्टेटमेंट दी गई है और आंसर पूछा गया है। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए, ओनली वन इज द करेक्ट। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। IRNSS हैज 3 satellites in geostationary and 4 satellite in geosynchronous orbit। टोटल 7 है। जो हमारा सीरीज का मेन टारगेट है कि जो ऑप्शंस, जो स्टेटमेंट्स हमारे गलत हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करना कि गलत होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ऑपरेशनल नेम उसका क्या है? नाविक नेविगेशन। नाविक नेविगेशन है NAVIC। ठीक है, नाविक नेविगेशन है। It is an autonomous regional satellite navigation system that provides accurate real-time positioning and timing services। क्या प्रोवाइड करती है? रियल टाइम, ये याद रखना है, रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज। ठीक है, नाविक 2 लेवल की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब नाविक जो है आपको कितने लेवल की सर्विस प्रोवाइड करती है? यहाँ पे 2 लेवल्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। वन इज द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो सिविलियन के लिए यूज होगी, एंड सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो ऑथराइज्ड यूजर के लिए यूज होती है। ऑथराइज्ड यूजर में कौन कौन आ गए? मिलिट्री हो गई हमारी। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो होती हैं वो एनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 55 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा है क्या? नो, 5500 नहीं है। सो ये कितना है? 1500 है। ठीक है, सो इट इज 1500। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये हमें पता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब ऑप्शन पे देखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट जहां जहां भी है उसे हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, नन तो होगा नहीं, सो हमारा आंसर बचता है ए। तो आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन सीखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। ठीक है, अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है बिकॉज बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड है, थ्योरी क्वेश्चन है, प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड थी, जो जनरली स्टडी मटेरियल में कवर नहीं होते हैं। बिकॉज हम जो बायोलॉजी के तो लास्ट के 4 चैप्टर जो हमारी एनसीईआरटी की बायोलॉजी है उसके एंड के 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स जनरली कवर नहीं होते। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट अगेन दी गई हैं और इससे रिलेटेड पूछा गया है, विच ऑफ द अबव आर प्रेडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। सो मीडिया में न्यूज में थी, करंट अफेयर, सो उसके कारण है। ठीक है, आंसर होगा हमारा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। जनरली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में देखा जाता है, जो ऑल ऑफ दी अबव के क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑल ऑप्शन होता है वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वही करेक्ट होता है, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड GM
मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये उस टाइम बहुत न्यूज में थी, अगर न्यूज फॉलो किया होगा तो ये पता होगा उस टाइम। कॉमर्शियल कल्टीवेशन था बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका आंसर होगा बी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो बी, जीए मस्टर्ड हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड hybridization. So this is second statement is correct. Third statement wrong है, because it was developed in Delhi University Center. यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी दी गई है कि जो डेवलप हुई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट। ऐसे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे टाइम वेस्ट करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करना है और चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट आपको सही मिल रहे हैं और कंफर्म गलत मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन पे जाना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट पता चल गई कि वो सही है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड स्टेटमेंट जहां जहां भी है हम उसे कट कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। न्यूज में काफी बार ये देखा गया था, टर्म्स जो यूज हुए थे और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, उसका मैच द फॉलोइंग करना है। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा बी, मतलब टू ओनली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत न्यूज में उस टाइम था। 64 बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं 65, which of the following statement best describes carbon fertilization? कार्बन फर्टिलाइजेशन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, न्यूज में भी आया था, और अगर कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने एनवायरमेंट पे पढ़ा है सो उसके अकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। सो पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 66, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, न्यूज में भी थी। ठीक है, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आता है, जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, तो इस वजह से हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोला जाता है कि रीडिंग की हैबिट पे ध्यान देना है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to the stop. The alarm which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and place an order for the supply of fresh grocery item. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative routes. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. ठीक है, सो अब ये क्या हो रहा है, अब इसका कंटेक्स्ट क्या है, सिंपल सा है, मतलब जैसे आज हम लोग यूज करते हैं गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, शीरी। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, इंटरनेट से हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं, है ना, स्मार्ट डिवाइसेस जिसे कहते हैं, उसके जरिए हो रहा है। सो अब इसके पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल तो नहीं होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन नहीं होगा, तो ये होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंक्लूड होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, IoT, IoT refers to a network
जहां फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैपेबल होते हैं गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आईओटी का मतलब क्या होता है? आईओटी का मतलब होता है वो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है जहां पे कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन गैदर करने की, दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कैपेबिलिटी होती है वाया इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे हमारी एलेक्सा हो गई, गूगल असिस्टेंट है हमारा, ओके गूगल प्ले म्यूजिक। अब ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईओटी पॉलिसी लाई थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पॉलिसी लाई थी, दैट हैज डिसाइडेड टू हार्नेस आईओटी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू स्मार्ट सिटीज। ठीक है, सो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। With reference to the solar power production in India, consider the following statement. सोलर पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, नीदर वन नॉर टू। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोई भी सिलिकॉन चिप नहीं होती है सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चर करने में, बल्कि जितने भी सोलर पैनल हैं इंडिया में बनते हैं वो सभी असेंबल्ड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? असेंबल्ड होते हैं। और जो भी मटेरियल यूज होता है वो सभी चाइना, यूरोप और कुछ अदर कंट्रीज से आते हैं। मतलब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है, असेंबल करते हैं। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सेकेंड, द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट टाइम इंडिया हैड प्लान्स टू इन्वेस्ट $480 million to set up the first unit for manufacturing solar silicon सेल, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब नाउ इफ यू हैव फॉलोड द न्यूज, तो दिस ईयर बादला सोलर पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया। अगर आपने न्यूज फॉलो किया है, बादला सोलर पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया। ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर कौन सा है? रेवा, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा का है, एमपी में जो सेटअप किया गया है। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिएगा। सोलर पावर प्लांट इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेडिंग लाइसेंसिंग का पावर रखती है, सोलर पावर टैरिफ नहीं डिसाइड करती है। ठीक है, तो सोलर पावर यहाँ पे क्या लिखा गया है स्टेटमेंट में? सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड, ऐसा है क्या? नहीं, सोलर पावर टैरिफ डिटरमाइन नहीं करती है, नहीं डिसाइड करती है। ठीक है, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। सो CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हैज पावर टू डिटरमाइन सोलर पावर टैरिफ। सोलर पावर टैरिफ को डिटरमाइन करने का अधिकार किसे है? CERC, Central Electricity Regulatory Commission. Okay, so move to the next question, 68. The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were. ठीक है, सो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा की है वहां पे भी दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो ये डायरेक्टली आंसर किया जा सकता है। आंसर होगा हमारा डी, कॉटन, सिल्क, साल्टपीटर एंड ओपियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह? अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा में भी दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल
मूवमेंट। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। सो व्हाई दिस क्वेश्चन आस्क्ड, ये क्वेश्चन तो राइज होता है बिकॉज it had completed 100 years in 2017 एंड पीएम जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी विजिटेड ईस्ट चंपारण इन द मंथ ऑफ मार्च 2018। सो मार्च 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईस्ट चंपारण में विजिट किए थे। साथ ही 100 years कंप्लीट हुआ था इन 2017। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। फर्स्ट इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। Who among the following were the founders of the Hind Mazdoor Sabha established in 1948? So 70 क्वेश्चन की बात करें, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम एंड जी मेहता। Question number 71. With reference to the religious practices in India, the Asthanakvasi sect belongs to। 71 क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जैनिज्म है इसका आंसर। जैनिज्म और बुद्धिज्म अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहते ही हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। स्थनकवासी इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबरा जैनिज्म फाउंडेड बाय मर्चेंट जिनका नाम था लावाजी इन 1653 एडी में। ठीक है, इनका बिलीफ था कि सोल प्यूरिफिकेशन एंड मोक्ष के लिए आइडियल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 72। अगेन ये क्वेश्चन है आपका आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों में से करेक्ट पूछा गया है। हमारा आंसर होगा डी नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है। अब पहला गलत क्यों है? व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा को बनाने के लिए व्हाइट मार्बल यूज नहीं हुआ था बल्कि रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था और डेकोरेट करने के लिए व्हाइट ब्लैक मार्बल यूज किए गए थे। ठीक है, जो डेकोरेट किया गया था उसके लिए यूज किया गया था व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बारा इमाम बारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। ठीक है, सो दरवाजा का जो आर्किटेक्चर है वो कंप्लीटली सिंक करता है किसके साथ? विथ नवाबी आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ। अब मटेरियल क्या यूज हुई थी? मटेरियल जो यूज हुई थी वो हुई थी ब्रिक्स। तो रेड सैंडस्टोन तो है नहीं, मार्बल है नहीं, सो ब्रिक यूज हुआ था। देन उसको कोट किया गया था लाइम से, मतलब ऊपर से जो कोटेड है वो किससे है? लाइम से। ठीक है, अब रेड सैंडस्टोन जो यूज होते थे वो मुगल्स के टाइम यूज होते थे। मुगल्स बहुत ज्यादा रेड सैंडस्टोन का यूज करते थे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर होगा बी जीन बाप्टिस्टी तावेरनीर। बाप्टिस्टी तावेरनीर जो था वो 17th सेंचुरी का फ्रेंच जेम मर्चेंट था एंड ट्रैवलर भी था। तावेरनेर को जाना जाता था उसकी डिस्कवरी और परचेस से। ठीक है, अब वो क्या 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 डिस्कवर किया था और क्या परचेस करता था? तो 116 कैरेट का तावरनीर ब्लू डायमंड इन 1666 में 1666 में 116 कैरेट का जो टावरनीर ब्लू डायमंड है उसको वो परचेस करने के लिए जाना जाता है और उसको डिस्कवर करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। इतना इंफॉर्मेशन इज इनफ। ओके, मेडिवल के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं
होते हैं तो ठीक है, मतलब बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं, तो इसलिए आपको उसको डिटेल में पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। समटाइम अप्लाइड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, with reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? क्वेश्चन किसका है? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आंसर होगा मैत्रेय। मैत्रेय इज रिगार्डेड एज अ फ्यूचर बुद्धा ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि मैत्रेय जो है फ्यूचर बुद्धा है इस वर्ल्ड का। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मैत्रेय एक बोधिसत्वा है जो धरती पे आएगा एंड विल अचीव कंप्लीट एनलाइटमेंट, ऑल्सो विल टीच द प्योर धर्मास। ऐसा माना जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कि मैत्रेय एक बोधिसत्वा है जो इस धरती पे आएगा और कंप्लीट एनलाइटमेंट उसको होगी, साथ ही वो प्योर धर्मास को टीच करेगा, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डज नॉट लिखा है। डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। ये पढ़ा होगा आपने तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। Which of the following led to the introduction of English education in India? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी, 1 2 3 करेक्ट पूछा गया है। सो 1 2 3 जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है वो सभी करेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज इट इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। दिस एक्ट वाज अ लैंडमार्क जब ब्रिटिश के द्वारा लिया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल मूव थी ये इंडिया में फॉर एजुकेशन। इसके बाद ही डेडिकेटेड ग्रांट फॉर एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर कंट्रोवर्सी थी। व्हेन read in detail you will get to know. Question number 76, oh sorry 77. Okay, so now we are on question number 77. Which of the following is an artificial lake? ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल लेक के बारे में पूछा गया। ऑब्वियसली ये न्यूज में भी था, इसलिए करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और एटलस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये तीनों चीजें इन्वॉल्व है। 77 का जो आंसर होगा हमारा कोडाई कनल, तमिलनाडु। आर्टिफिशियल लेक का नाम क्या है? कोडाई कनल। कोडाई कनल को कहा जा ऑल्सो इसका और जो नाम है वो है कोडाई लेक, KODAI। कोडाई लेक भी कहा जाता है। तमिलनाडु के दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के कोडाई कनल सिटी में है, ठीक है, जो मैनमेड लेक है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक है तो मैनमेड है, ठीक है। प्लानी हिल्स पे ये लेक एग्जिस्ट करती है। कौन सा हिल है? पालनी हिल, सॉरी पालनी हिल्स पे ये लेक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 3 स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट पूछा गया है। सो आंसर हमारा होगा सी, 2 and 3 आर करेक्ट। 2 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। सो पहला क्यों रॉन्ग है वो देख लेते हैं। इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, MSDE। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, MSDE का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 अगेन जो है क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। ठीक है, तो 79 का जो हमारा आंसर होगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। अर्लीस्ट पूछा गया मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ है। ठीक है, सो ये बताना है। अगेन इसकी डिटेल आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके चलिए आंसर होगा हमारा बी, दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, है ना। सो यहाँ पे कौन सा इवेंट अर्लीस्ट हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अर्लीस्ट मतलब ये जो स्टेटमेंट मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे पहले कौन सा हुआ है। अब पहला जो देखिए, स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, ये कब हुआ था? 1875। ठीक है, सेकंड जो दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, ये कब हुआ था? 1858 टू 1859 समहाउ। ठीक है, सी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, ये कब हुआ था? 1882। उसके बाद है डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये कब हुआ था? 1863। ठीक है, तो सबसे अर्लीस्ट सबसे पहले ये हुआ है। क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले ये बी हुई है, उसके बाद 1863 डी, उसके बाद ए 1875, उसके बाद है सी 1882। ठीक है, तो इस वजह से आंसर हमारा बी है। चलिए ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्रीवियस के जो वीडियोस हैं वो भी आप उसको कंसीडर कर लीजिए, साथ ही आप कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों को जरूरत है। प्रीवियस ईयर आपको रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए आप अगर आपको कोई काम कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, हेडफोन लगा लिया और रिविजन करके आप सुन सकते हैं ऑडियो को। ठीक है ना, सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे के 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।